ब्रेन स्ट्रोक जिसको आपने बताया, जैसे अधरंग भी कहते हैं, ये एक तरह के दिमाग का अटैक है जी। जिसमें कि दिमाग की किसी नाड़ी में कोई नुक्स आ जाता है, या तो वो ब्लॉक हो जाती है या वो फट जाती है जी। दो तरीके से अधरंग का अटैक होता है। एक तो होता है नाड़ी में ब्लॉकेज आने से, जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिक कहते हैं जी। और दूसरा होता है नाड़ी फट जाने से, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। देखिए, जो स्ट्रोक है वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र में 1/3 मतलब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मृत्यु का। इसमें आपको अपनी लाइफ के लिए ज़रूर टाइम निकालना है, जिसका है एक्सरसाइज या सैर या कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना आए और आपके अंदर का हार्ट रेट थोड़ा बढ़े। इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4E न्यूज़। हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक पर, जिसे कि अधरंग भी कहते हैं। आखिरकार ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या, होता क्यों है और इसके इलाज क्या हैं। और आज हमारे विशेष मेहमान हैं, ये डॉक्टर सोमिल कांसल हैं, जो कि जाने माने शहर के न्यूरोसर्जन हैं। आपको बता दें कि इन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से दिल्ली से अपनी न्यूरोसर्जरी की थी 2001 में और तभी से अमृतसर में शिफ्ट हो गए हैं। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और साहब बात करेंगे आज ब्रेन स्ट्रोक पर, जिसे कि लोग अधरंग भी कहते हैं, कि ये बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक है क्या, ये होता क्यों है, तो इलाज पे भी बात। भंडारी जी, ये जो ब्रेन स्ट्रोक जिसको आपने बताया, जैसे अधरंग भी कहते हैं, ये एक तरह के दिमाग का अटैक है जी। जिसमें कि दिमाग की किसी नाड़ी में कोई नुक्स आ जाता है, या तो वो ब्लॉक हो जाती है या वो फट जाती है जी। उसकी वजह से उस नाड़ी का जो हिस्सा काम करने का होता है वो हिस्सा उसका पैरालाइज हो जाता है। वो हिस्सा एक बॉडी का एक पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि बाजू या लात भी हो सकती है, या आवाज़ भी जा सकती है, कई बार आंख की रोशनी चली जाती है। जी। अब ये जो अधरंग का अटैक है, ये छोटा अधरंग का अटैक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटे का मतलब होता है कि वो अटैक जो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे मैक्सिमम रहे। कई बार अटैक आता है और मरीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उसको कहते हैं छोटा अधरंग का अटैक, जिसको अंग्रेजी में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक नाम दिया जाता है। और चला गया और वो इम्प्रूव हो गया। ये एक तरीके का ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक वार्निंग साइन है कि इसके बाद 15% लोगों में बड़ा अटैक आ सकता है। तो बहुत सी बार आवाज़ चली गई, थोड़ी देर के लिए आदमी सोचता है नहीं कुदरती कोई टेंशन लग गई होगी, लेकिन उसके बाद जरूर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा अटैक आने के पहले का वार्निंग साइन भी हो सकता है। मतलब बॉडी ने आपको सिग्नल दे दिया है कि आप बीमार होने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बॉडी का अपना सिग्नल भेजने का तरीका है कि देखो जी, एक छोटा अटैक आ गया, पर कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है। तो अब लोग पूछते हैं जी, ये अधरंग का अटैक कितने टाइप का होता है जी। तो 2 तरीके से अधरंग का अटैक होता है। एक तो होता है नाड़ी में ब्लॉकेज आने से, जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिक कहते हैं जी। और दूसरा होता है नाड़ी फट जाने से, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो ये कॉमनली सुनने में आता है, अटैक आया और जी नाड़ी फट गई दिमाग की जी। तो ये रिलेटेड होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से। और जो दूसरा वाला है वो किसी वजह से खून संघना होने की वजह से दिमाग की नाड़ी में या दिमाग के अंदर जो नाड़ियाँ खून ले जा रही हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, उसकी वजह से। अच्छा, स्ट्रेस जैसे आपने बात करी है, अभी स्ट्रेस के कारण ही ब्लड प्रेशर होता है, तो स्ट्रेस तो आजकल सभी को है। देखो जी, आजकल की जो ज़िंदगी है कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी है, तो हर चीज़ में आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल मीन्स टेंशन और स्ट्रेस मीन्स ब्लड प्रेशर। ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। डॉक्टर साहब, फिर इसके देखिए ब्रेन स्ट्रोक होता है तो लोग, जैसे आपने कहा कि लोग समझते हैं कई बार ये कुदरती यार हो गया चला गया, तो ऐसे में इन लोगों के लिए भविष्य में कितना खतरनाक होता है। इसके साथ ही, और अगर मान लीजिए स्ट्रोक आ जाता है बंदे को, उसके साइन क्या हैं, कैसे पहचानें? देखिए, जो स्ट्रोक है वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र में 1/3 मतलब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मृत्यु का, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसमें कि चलते फिरते आदमी को वो मॉर्बिडिटी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई चलने फिरने के लायक ना छोड़े। इस चीज़ का सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है। एक्सीडेंट पहला है, डेथ का पहला कारण हार्ट अटैक है, लेकिन ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लोगों को समझना होगा। और अधरंग का अटैक में आपने पूछा क्या लक्षण होते हैं, लक्षण बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं।
सिर्फ एक आवाज़ का चला जाना, आँख की रोशनी पे इफेक्ट आ जाना, कभी कभी बाजू काम कर रही थी जी, बाजू नहीं काम कर रही मेरी सुबह उठे तो, या एक पासा नहीं कमज़ोर हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, ये सबसे कॉमन कारण हैं, लक्षण हैं अधरंग के। जी, मतलब बड़े आसान हैं, बंदा को पता चल जाता है। डॉक्टर साहब इसके इलाज क्या है? देखिए, अधरंग का इलाज उसके लक्षणों पे डिपेंड करता है, उसकी बीमारी पे डिपेंड करता है, कारण पे डिपेंड करता है। तो अगर नाड़ी ब्लॉक हुई है जी, तो आजकल एक बड़ा यूनिक टीका आया हुआ है जिसको अधरंग का टीका ही कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो टीका लगाने से जो नाड़ी ब्लॉक है वो खुलने के चांसेस 80% तक होते हैं। लेकिन उसमें भंडारी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोगों को समझनी होगी कि उस टीके का प्रयोग अधरंग आने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में, कुछ कंडीशंस में आगे भी कर सकते हैं। और 4 घंटे में भी ये नहीं कि 4 घंटे का वेट करना है, जो पहले घंटे में टीका लगवाएगा उसके रिजल्ट जो बाद में टीका लगवाएगा वो कम होंगे। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है टीके की एफिकेसी कम होती जाती है, 4 घंटे के बाद वो नेग्लिजिबल हो जाती है। जहाँ तक है कि अगर नाड़ी फट गई है तो उसका इलाज ज़्यादातर वो केसेस दवाइयों से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बीपी कंट्रोल करने के बाद। कुछ केसेस में ब्रेन के मेजर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि 4 घंटे में मतलब उसके बाद अगर आए पेशेंट, समटाइम्स क्या होता है तो जिनको तो समझ है वो तो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। आज भी जो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग, मैं नहीं कहता कि नीम हकीम बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसे कुदरती वो कहते हैं यार ये पता नहीं कोई साया आ गया, तो उन लोगों में फिर ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है ऐसे मरीजों में अगर देर से आएंगे तो। देखिए, अगर वो अधरंग के टीके का टाइम निकल गया 4 घंटे का किसी भी कारण से, चाहे वो नीम हकीम के चक्कर में पड़ गया चाहे बाबाओं के चक्कर में, तो फिर हमारे पास नाड़ी खोलने का कोई 100% गारंटी शुदा कॉमनली यूज्ड इलाज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप न्यूरो सर्जन हैं, आपने 20-21 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एम्स में भी आपने MCH के दौरान 3 साल लगाए होंगे, 24-25 साल का आपका करियर हो गया। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा सवाल ये है कि लोग आज भी हेलमेट ना पहनने को फैशन मानते हैं। तो आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं कि अगर सर की चोट लगी हो, हेलमेट पहना हो तो बच गया, तो हेलमेट नहीं पहना मतलब वो क्या, थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहिए कि क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिए, ये थोड़ा सा टॉपिक अधरंग से या स्ट्रोक से हटके है, लेकिन ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्सीडेंट होता है 2 व्हीलर पे तो जिसने हेलमेट पहना हुआ है उसके सिर की चोट होने के चांसेस 10% रह जाते हैं जिसने हेलमेट नहीं पहना है उससे। और मोर्टेलिटी के मतलब मृत्यु होने के चांसेस हेलमेट पहनने वाले लोगों में बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनकी इंजरी की इंटेंसिटी हेलमेट की वजह से बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से ये लोगों को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जीवन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, 2 व्हीलर चलाइए लेकिन हेलमेट के साथ चलाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई नहीं आती कि बंदा कहे कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक कभी हो ही ना? देखिए, ये तो हर आदमी कहता है कि मेरे को कोई बीमारी होए ना, लेकिन इस तरह का 100% प्रिवेंशन तो नहीं कर सकते, ना इस चीज़ को बता सकते हैं कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके रिस्क को कम कर सकते हैं। वो क्या है सर? हाँ, जैसे कि लाइफ स्टाइल में आता है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, ऑयली फूड, ये चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। आप सैर करने ज़रूर जाएं, कम से कम 1 घंटा रोज़ का सैर करें, ऐसी सैर जिसमें पसीना आ जाए। और ऑयली फूड्स, जंक फूड को अवॉइड करें। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर जो कि मेन रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के लिए, उनको कंट्रोल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, उसको अवॉइड करना है। वेट रिडक्शन करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहें, दुखों से दूर रहें। डॉक्टर साहब, ऐसे तो आजकल कोई भी गेस्ट आ जाता है तो अगर आप उसको सलाद काट के रख दें, हेल्दी फूड, तो वो शायद वो फिर कहे भी आज डॉक्टर साहब ने किससे मिलने नहीं जाना, और यार आप उसको तेल में कहते हैं फ्राई फ्राइड चीज़ खिलाएं तो उसको बड़ा अच्छा भी लगेगा। मतलब ये इसलिए था, ये बातें हम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि सेहत आपकी कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये अधरंग है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, इसको हम कह सकते हैं कि एज रिलेटेड बीमारी है, या अब कुछ ऐसी स्टडी भी आई है, आपके पास केसेस आए हैं कि छोटी उम्र में भी होने लगा है ये ब्रेन स्ट्रोक? देखिए, ये स्ट्रोक किसी भी एज के लिए एग्जम्प्ट नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों में और बुजुर्ग लोगों में किसी भी एज में हो सकता है।
पर अगर हम इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे तो डेफिनेटली ये 50 साल की उम्र के बाद रिस्क फैक्टर जिन लोगों में प्रेजेंट है उनमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो जाता है। बच्चों में स्ट्रोक होने के कारण डिफरेंट हैं, जो कि मोस्टली कुछ जेनेटिक लिंक से होता है, कुछ वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से होता है। तो एज तो किसी भी एज में हो सकता है, पर ये देखा जाता है कि 50 साल के बाद इसकी इंसिडेंस बढ़ गई। तो सब ये जानलेवा भी होता है। ये देखिए बेसिकली अगर किसी का मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक के कारण अधरंग हो गया, वो भी बेड पे चला गया, वो भी मौत जैसी ही जिंदगी होती है। तो मतलब तो इससे प्रिवेंशन, जैसे आप एक तो आपने बताया कि आप हेल्दी फूड खाइए, और प्रिवेंशन क्या है? जैसे मतलब हम लोगों को हम एजुकेट करना चाहते हैं भी क्या आपके माध्यम से? देखिए, अधरंग मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है 50 साल से ज़्यादा की उम्र में। इसका मतलब ये जानलेवा तो है। जानलेवा ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ब्रेन की नाड़ी फटी, ब्रेन हैमरेज हुआ और उसकी वजह से दिमाग के वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो गए, वाइटल साइड्स डैमेज हो गई, मरीज की डेथ हो। दूसरा कारण होता है, जिसे भंडारी जी आपने कहा कि अधरंग भी एक तरीके से मृत्यु के बराबर है। बिस्तर पे पड़े हैं, हो सकता है बोल भी पाएँ, ना भी बोल पाएँ, लैट्रिन पेशाब भी दूसरा ही बंदा करा रहा है, सफाई करा रहा है, और रिकवरी का भी पता नहीं है कि कितने टाइम में कितनी रिकवरी होगी। इसलिए इस बीमारी के लिए प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस इज़ द बेस्ट क्योर। आपको तो डॉक्टर साहब, इस घरेलू नुस्खों पर भी लोग बहुत यकीन करते हैं। भले ही हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो बातें तो बहुत, लेकिन आज भी जो है कि उस पर बहुत घरेलू टोटके या घरेलू नुस्खे कुछ ऐसे हैं। देखिए, कुछ तो ऐसे नुस्खे जो हमारी नानी दादी कभी कहानियों में बताती थी, वो फ़ायदे भी हैं तो कुछ के नुकसान भी हैं। देखो, घरेलू नुस्खे में मेरी भी दादी नानी बताती थी, सुबह उठ भाई गर्म पानी पियो 2 गिलास सुबह उठ के तुरंत। ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। खूब पानी पीना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन ऑयली फूड को मना करते थे। गाय का अगर ऑयली फूड खाना है तो गाय का घी खाए, उसमें बनी हुई खाना बनाए के खाए। ये जो रिफाइंड ऑयल और तरह के ऑयल्स आते हैं, ये उतने फ़ायदेमंद नहीं है। तो डेफिनेटली जो इतनी सदियों से बातें चली आ रही हैं, उनके पीछे कोई ना कोई डायरेक्ट साइंटिफिक बेसिस ना दिखाई दे, पर एक्सपीरियंस बेस्ड लॉजिक ज़रूर है। उन्होंने भी देखा है चीज़। डॉक्टर साहब, धारणा होगी, देखिए हम अभी गरीब मुल्क में रहते हैं, हम कहते हैं तो धारणा है कि इलाज महंगा बहुत हो चला है। वैसे तो एक ये भी मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि आज शोरूम से गाड़ी लेने जाते हैं तो अब तो आपकी गाड़ी तब तक नहीं निकलने देते हैं जब तक आपकी इंश्योरेंस नहीं भरते हो। कहते पहले इंश्योरेंस कराओ, उसके बाद आपको गाड़ी की चाबी देंगे। तो क्या आपके पास देख सब इस तरह के लोग आते हैं भी जिन्होंने कभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस, उनको पता ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? देखिए, ये रिसेंटली बहुत स्पेक्ट्रम चेंज हो गया है। पहले बहुत मरीज आते थे ज़्यादातर जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था और इंश्योरेंस करने के इंक्लिनेशन भी नहीं था। लेकिन अब रिसेंटली मैं कहूँगा हमारे यहाँ करीब 80 से 85% पेशेंट्स इंश्योरेंस के साथ आते हैं और 10 से 15% पेशेंट्स हैं जो कि बिना इंश्योरेंस के आते हैं, पर उनको मोटिवेट किया जा सकता है और वो इस चीज़ को समझते हैं कि हम आगे जाके अपना इंश्योरेंस करा लेंगे। जो इलाज महंगा है वो बहुत सा इस पे भी डिपेंड करता है कि आप बीमारी की किस स्टेज पर आए हैं। अगर आप शुरू में आ जाते हैं, बीमारी को आप 2-3 दिन में क्योर करने लायक कंडीशन में आ जाते हैं, तो इलाज का खर्चा कम आएगा। लेकिन अगर आप तब आते हैं जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बेड सोर बन जाते हैं, पैरों की नाड़ियाँ ब्लॉक होने लग जाती है, फिर उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो आपने इंश्योरेंस भी कराना है और उसके बावजूद भी छोटी प्रॉब्लम होते ही, जैसे मैंने बताया TIA होते ही, आपने तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे शुरू में ही उसको पकड़ ले और उसका इलाज कर पाए। डॉक्टर साहब, स्ट्रेसफुल जैसे आपने कहा, स्ट्रेस तो सभी को है, तो आप कुछ संदेश देना चाहें लोगों को, बताएं भी अपना, तो आपने बताया कि लाइफस्टाइल बदलें, आप एक्सरसाइज करें, कहते तो हम भी हैं, अपने घर में कहते हैं, वो घर वाले नहीं मानते हैं, तो कुछ संदेश आप देना चाहें। देखिए, कहना बहुत आसान है कि अपनी लाइफस्टाइल बदलें, लेकिन जिसने जो काम करना है वो करना ही है। मैं डॉक्टरी का काम कर रहा हूँ, कोई दुकान का काम कर रहा है, भंडारी साहब इतने बड़े रिपोर्टर हैं, इनकी अपनी स्ट्रेस है, मेरी अपनी स्ट्रेस है। लेकिन आपने उस स्ट्रेस के बीच में, कहा यह जाता है कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं। इवन इफ़ यू आर बिजी, यू कैन टेक आउट टाइम फॉर योर इंटरेस्ट। इसमें आपको अपनी लाइफ के लिए ज़रूर टाइम निकालना है, जिसका है एक्सरसाइज या सैर या कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना आए और आपके अंदर का हार्ट रेट थोड़ा बढ़े। इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है। प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है।
खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस तरह का खाना खाना है जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो, कम ऑयली हो और नमक बहुत कम हो, नमक मसाले का प्रयोग कम करना है। तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करना। एक बार में पौना घंटे आधे घंटे से ज़्यादा आपने नहीं बैठना है। रेगुलर बैठने की वजह से भी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, उनके अंदर खून और वसा एकत्रित होने लगती है और वो जम के नाड़ियों को ब्लॉक करने लगती है। तीसरी जो लाइफस्टाइल में चेंज लाना है वो है रेगुलर चेकअप कराना। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो साथ में नहीं आ रही, हीमोग्लोबिन कितना है, कोई वायरल फीवर तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को पहले से अगर पता किया जाए तो उससे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी आने वाली बीमारियों को बचाया जा सके। अच्छा, कुल मिलाकर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, भी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं अगर हम अपनी आदतों में सुधार कर लें तो बहुत सारी, केवल ये ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं, तो जैसे आपने बताया कि हार्ट से भी लोग पहला कारण है मर जाते हैं, स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। अगर हम अपनी आदतों को ठीक कर लें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और कुल मिला के ये है मैसेज, ये है लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसा भले ही कुछ लोग धारणाएं कुछ हों, लेकिन ये सच है कि जीवन एक ही बार मिला है। तो इसलिए हमारा यही लोगों से ये आग्रह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद पर ध्यान दें, और भगवान ना करे कभी आपको कोई मुश्किल होती है तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, किसी नीम हकीम के पास जाने से बचें, क्योंकि एक आपका जीवन एक स्पेशलिस्ट के हाथों में ही सुरक्षित है। नमस्कार, अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।